अफेयर का ये क्लास नंबर 4 है। इस क्लास में भी हम लोग 5 टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमने जो है कहाँ तक टॉपिक क्लियर कर रखा था, तो हमने पहला टॉपिक कौन क्या और कहाँ है कवर किया, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 को भी पढ़ लिया, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को भी पढ़े हम लोगों ने, फिर भारत के उच्च न्यायालय के बारे में भी पढ़ लिए, यानी भारत के सभी उच्च न्यायालयों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर 5वां टॉपिक विश्व के देश कौन क्या है, उन सभी को हमने पढ़ा। भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 के बारे में जो भी थे भारत और विश्व में उन सभी को हमने पढ़ा। वर्ष 23 और 24 में हुए जो प्रमुख समझौते थे उनके बारे में पढ़ा। प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल के बारे में पढ़ा। ब्रांड एम्बेसडर जो भी हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। भारत रत्न 2024 जो बहुत प्रमुख था उन सभी को हमने पढ़ा। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023-24 में जो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उन सभी को हमने पढ़ा। और साथ ही लोकसभा चुनाव को भी हमने कवर किया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में भी हमने देखा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 में जो हुए उन सभी को हमने पढ़ा। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ उन सभी को हमने पढ़ा। और जो हमारा 16 नंबर टॉपिक था वर्ष 2022-23 के प्रमुख ऑपरेशन को भी हमने पढ़ा। इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे हमारा 17 नंबर टॉपिक रहेगा भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट, 18 नंबर टॉपिक रहेगा विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट जो 2023-24 में, आर्थिक समीक्षा 23-24 में, और जो हमारा 20वां चैप्टर रहेगा केंद्रीय बजट जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। केंद्रीय बजट को जो है एडिटोरिया करंट अफेयर में पढ़ा दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम जो इस क्लास में 4 चैप्टर को पढ़ेंगे, भारतीय सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हमने जो है पिछली क्लास में जितना पढ़ा हमने आपको बताया, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। तो भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट से जो भी प्रश्न है हम इस जो है टॉपिक में हमारा क्लियर होगा। जो भी करंट अफेयर जो पीछे आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम भारत सरकार की जो सभी रिपोर्ट है उन सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है, चौथा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत सूचकांक से संबंधित जो भी 2023-24 में हुए सतत विकास लक्ष्य यानी चौथा सतत विकास लक्ष्य रखा गया SDG भारत सूचकांक ने, तो उन सभी लक्ष्यों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जारी कौन करता है, ये महत्वपूर्ण है। तो SDG जो है वो जारी करता है नीति आयोग। जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। और ये 12 जुलाई से 2024 को जो है जारी हुआ था। SDG में जो है प्रथम राज्य कौन रहा है? तो देखिए प्रथम राज्य रहा है केरल एवं उत्तराखंड। कितने स्कोर के साथ? तो 7 स्कोर के साथ SDG में केरल को और उत्तराखंड जो है फर्स्ट स्टेट रहा है, और दूसरा राज्य जो है तमिलनाडु बना है। फिर केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम राज्य कौन रहा है? तो चंडीगढ़, और दूसरे राज्य में जो है जम्मू कश्मीर रहा है SDG गोल में। और अगर बिहार के बारे में पूछे तो बिहार का स्थान जो है कहाँ है? तो बिहार का जो है SDG में सबसे अंतिम है 57 स्कोर के साथ। तो प्रश्न क्या कहेगा कि SDG सूचकांक है इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। और नीति आयोग के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें प्रथम स्थान कौन है SDG में? तो SDG भारत सूचकांक में जो प्रथम स्थान है केरल और उत्तराखंड जो है 7 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है, और दूसरा जो स्थान है वो तमिलनाडु का है। केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रथम स्थान है वो किसका है? तो चंडीगढ़ को जो है प्रथम स्थान मिला है UT में, और दूसरा स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को। और बिहार का स्थान जो है सबसे अंतिम है 57 स्कोर के साथ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जो 8वां संस्करण किया गया। इसमें हम देखते हैं, तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में जो 8वां संस्करण हुआ इसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय इसे जारी करता है, और इसका जो थीम था वेस्ट टू वेल्थ इसका थीम था। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट का थीम क्या था? वेस्ट टू वेल्थ। और इसके जो है 2024 वाला जो थीम है रिड्यूस, रीयूल और रिसाइकिल है। और सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर और सूरत सबसे स्वच्छ शहर है संयुक्त रूप से अगर बात करें तो। और तीसरा स्वच्छ शहर है
नवी मुंबई। और पटना का स्थान भी याद रखना है कि पटना का स्थान जो है वो कितना है, तो 77वां है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन है, तो महू छावनी बोर्ड है, जो मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है, तो वाराणसी और प्रयागराज जो है सबसे स्वच्छ गंगा शहर है। सबसे स्वच्छ शहर जो है 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में कौन है, तो सासवड़ जो महाराष्ट्र का है पहले स्थान पर, दूसरा है पाटन छत्तीसगढ़ का, और तीसरा है लोनावाला महाराष्ट्र का। और सबसे जो है राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन है, तो राज्यों में सबसे स्वच्छ है महाराष्ट्र। राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन है, तो महाराष्ट्र है, और दूसरा पर है मध्य प्रदेश, और तीसरा पर है छत्तीसगढ़। और निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड जो है, इन सभी ने जो है कम प्रदर्शन किया है। और बिहार का स्थान रैंक कितना मिला है, तो 5 मिला है। तो चलिए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो याद रखना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। ये आपसे प्रश्न कर सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या था, तो थीम था वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का थीम क्या था, तो रिड्यूस, रीयूल और रिसाइकिल। 24 का थीम क्या था, रिड्यूस, रीयूल और रिसाइकिल। 2024 में जो है रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर और सूरत। ठीक है, कौन कौन शहर है, इंदौर और सूरत। इंदौर मध्य प्रदेश का और सूरत जो है गुजरात का है शहर, जो है सबसे स्वच्छ शहर है। और तीसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो मुंबई का नवी मुंबई जो है वो तीसरा सबसे स्वच्छ शहर है। और बात करें पटना का, तो पटना का जो स्थान है वो 77 क्रम है। पटना का स्थान कितना है, 77वां स्थान आता है स्वच्छता के क्षेत्र में। आपसे प्रश्न कर सकता है बीपीएससी में। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है, तो महू छावनी बोर्ड है, जो कहाँ का है, महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर जो है वाराणसी और प्रयागराज का है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर सासवड़ महाराष्ट्र का है, दूसरा है पाटन छत्तीसगढ़ का, और लोनावाला महाराष्ट्र का सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में। राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन सा है, तो राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य जो है महाराष्ट्र को मिला है अच्छा रैंक, और दूसरे पर मध्य प्रदेश को, और तीसरे पर छत्तीसगढ़ को। और सबसे कम जो है स्वच्छता में प्रदर्शन किया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड। और बिहार का स्थान क्या वहाँ है, तो बिहार का स्थान है 15वां। अब हम लोग देखते हैं 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो 2022-23 में जारी किया था। ठीक है, जारी किया गया था 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। उन सभी को हम लोग जो है देखते हैं। तो देखिए क्या है, जारी कौन करता है। सबसे पहले सवाल यही है कि जारी कौन करता है, तो फसाई जो है जारी करता है। बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका है, तो केरल का है, और दूसरा राज्य जो है पंजाब का है, और तीसरा है तमिलनाडु का खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। छोटे राज्यों में पहला स्थान किसका है, तो गोवा का है, और केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान किसका है, जम्मू कश्मीर का। और इसमें बिहार का स्थान क्या है, तो 20वां है, यानी सबसे अंतिम जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी अंतिम है बिहार का स्थान। ठीक है, तो हम इसका रिवीजन करते हैं। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसने जारी किया, तो फसाई ने जारी किया। प्रथम स्थान पर केरल है, और दूसरे स्थान पर पंजाब है, और तीसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु है, याद रखना है। छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा है, दूसरे स्थान पर मणिपुर है, और तीसरा स्थान जो है सिक्किम है। और केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है, और दूसरा राज्य जो है दिल्ली का है। और बिहार का स्थान इसमें क्या हुआ है, तो 20वां है, यानी अंतिम है। नेक्स्ट हमारा है भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट भी जारी किया गया 2022 में। उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उन सबको निपटाते हैं हम लोग। तो देखिए भारत में जो है सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। इससे जो प्रश्न है उन सभी को हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कि जारी कौन करता है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है जारी करेगा। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में जो कितनी वृद्धि हुई, इन सभी को जो हम लोग देखेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि जारी करता है कौन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सेकेंड पॉइंट है कि वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई, जो वर्ष 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि हुई थी। यानी 2021 की तुलना में 2022 में ये वृद्धि 11.9 की हुई। 2022 में
रिपोर्ट में जो है 36.2% मौतें राष्ट्रीय राजमार्ग पर और 24.3% राजमार्गों पर और 39.4% अन्य सड़कों पर मौतें हुई। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना जो है तमिलनाडु में 13.9% दर्ज की गई है और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में 11.8% का स्थान मिला है। तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में, और दूसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश में ये दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हुआ है। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु जो हुआ है उत्तर प्रदेश में 13.4% हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुआ है सड़क दुर्घटना में तो है, मृत्यु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हुआ है दुर्घटना, तमिलनाडु में लेकिन लोग नहीं मरे, ठीक है, घायल हुए, चोटिल हो गए, ठीक है, कुछ लोग मरे, लेकिन सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश में हुई 13.4%। और दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें दो पहिया चलाने वाले को हुई है, कितना परसेंट? तो दुर्घटना में जो मरे लोग हैं वो अधिकतर उसमें दो पहिया चलाने वाले हैं, 44% की मृत्यु हुई है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। दूसरा राष्ट्रीय जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जो भी हुआ उससे जो रिलेटेड प्रश्न है उन सभी को हम लोग निपटाते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले पूछेगा कि जारी कौन करता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक? तो जारी करता है नीति आयोग। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? तो है बिहार। और सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो है केरल। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना है कि जारी कौन करता है? ये दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। सबसे ज़्यादा गरीब जो है 33.76% के साथ पहले स्थान पर बिहार है, फिर उसके बाद झारखंड का नंबर आता है और फिर तीसरे स्थान पर यूपी का नंबर आता है। तो बिहार, झारखंड, यूपी तीनों जो है साथ साथ में है, ठीक है। और सबसे कम गरीब जो है वो है केरल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 2015-16 में 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीब से बाहर आए। यानी 2015-16 से 2019 और 21 के बीच में कितने? 13.5 करोड़ लोग जो है गरीब से बाहर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बात करते हैं और शहरी क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में 32.59 से 19.28 की गिरावट आई है और गरीबी शहरी क्षेत्रों में गरीबी जो था वो 8.65 था, तो उसमें गिरावट आई है 5.27 की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 में 2019-21 के बीच गरीबी का जो तीव्रता रहा है वो 47 से घटकर जो है 44% हो गई है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट आई है 2015-16 में 24.85 से 2019-21 में जो है 14.96% आई है, यानी इसमें भी गिरावट आई है। अब देखते हैं तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 से संबंधित जो प्रश्न है उन सभी को हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न है कि जारी कौन करता है? तो जारी करता है नीति आयोग, ठीक है। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 3 राज्य हैं। पहाड़ी हिमालय राज्यों में शीर्ष स्थान कौन है? तो उत्तराखंड है। और केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान है गोवा, और बिहार का स्थान इसमें क्या है? 22वां है। तो याद रखना है कि तीसरा जो निर्यात तैयारी सूचकांक इसको जारी किसने किया? नीति आयोग ने जारी किया। 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। पहाड़ी हिमालय राज्यों में शीर्ष स्थान कौन है? उत्तराखंड का है। और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा का है। और बिहार का स्थान क्या है? 5वां है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो है ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो 2.0। तो सबसे पहले इससे प्रश्न बनेगा क्या कि जारी कौन करता है? तो याद रखना कि जारी करता है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इसमें जो है कितने अंक दिए जाते हैं? तो सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय जारी करते हैं और इसमें जो है 73 अलग अलग मानकों के आधार पर जो है अंक दिए जाते हैं, यानी 73 अलग अलग मानकों के आधार पर जांच किया जाता है और उसमें अंक दिया जाता है। इसके तहत 10 श्रेणियों में बनाई गई हैं जो 1000 अंकों के आधार पर जो है उनमें से दक्ष 941 से 1000, उत्कर्ष 841 से 881 से 940 और अति उत्तम जो है 821 से 880 के बीच में आता है। उत्तम जो है 761 से लेकर 820 के बीच में आता है। प्रचेष्टा 1 701 से 760 के बीच में। प्रचेष्टा 2 जो है 641 से 700 के बीच में। और प्रचेष्टा 3 जो है 581 से 640 के बीच में। और आकांक्षी फर्स्ट जो है 521 से 580 के बीच में आता है। और आकांक्षी 2 जो है 461 से 520 के बीच में। और आकांक्षी 3 जो है 401 से 460 के बीच में आता है। तो इसमें जो है 10 श्रेणियाँ बनाई गई हैं।
PGI 2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, यानी शीर्ष टॉप 5 राज्यों की बात करें तो कोई नहीं राज्य है, जबकि 6वीं श्रेणी में परचेस्टा 2 में पंजाब और हरियाणा को जगह दिया गया है। ठीक है, तो टॉप में जो है कोई नहीं राज्य है, लेकिन 6ठी श्रेणी में परचेस्टा 2 में जो है वो पंजाब और हरियाणा को जगह मिला है। तो यानी कहने का मतलब है ना कि दक्ष में कोई नहीं है, उत्कर्ष में कोई नहीं है, अति उत्तम में कोई नहीं है, उत्तम में कोई नहीं है, यहाँ जो है शीर्ष 5 में कोई नहीं है। ठीक है, परचेस्टा में जो है वो 2 हैं, अब वो भी परचेस्टा 2 से है, सॉरी इसमें भी नहीं है, परचेस्टा 1 में भी नहीं है, परचेस्टा 1 से भी कोई राज्य नहीं है तो किससे है, तो परचेस्टा 2 से है। ठीक है, और परचेस्टा 2 से 2 राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड ने 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 यानी 461 से 520 में जगह बनाई है। यानी आकांक्षी 2 में जो है 9वीं जो श्रेणी है उसमें जगह बनाया है बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं राज ऊर्जा दक्षता सूचकांक। राज ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। तो देखिए जारी कौन करता है, तो जारी करता है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह है, उन्होंने जारी किया। फ्रंट रनर श्रेणी 60 से अधिक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। उच्च अचीवर श्रेणी में जो है 50 और 60 के बीच में असम, हरियाणा और महाराष्ट्र, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य बने हैं। तो जारी कौन करता है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय RK सिंह जारी किए। और 60 से अधिक में जो है फ्रंट रनर श्रेणी में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल, और अचीवर श्रेणी में है असम, हरियाणा और महाराष्ट्र, जो 50 से 60 अंक के बीच होता है। तो हमने जो है भारतीय जो भी सूचकांक है उन सभी को कवर किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक। जो विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक है 2023-24 के, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। इससे भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सूचकांक है यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, और जारीकर्ता संस्था और संगठन है, सम्मिलित देश है, कितने जो है सम्मिलित देश हैं, शीर्ष देश और शहर कौन रहा है, और भारत का स्थान इसमें कौन सा है। तो भारत का स्थान इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो देखिए पहला क्या है, पहला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है, और इसमें जो है 195 देश सम्मिलित हैं। शीर्ष देश में अगर बात करें हेनले पासपोर्ट में, तो शीर्ष देश में है सिंगापुर। टॉप कंट्री कौन है, सिंगापुर, और भारत का स्थान जो है 82 है। ठीक है, 82वां है, और यही 2023 में था 80। ठीक है, तो और ये जो है नीचे ही गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है, और इसमें 195 देश सम्मिलित हैं, और इसमें जो प्रथम देश है वो सिंगापुर को जो है प्रथम रैंक मिला है। नेक्स्ट है AI तत्परता सूचकांक। ठीक है, तो AI तत्परता सूचकांक में जारी कौन करता है, तो IMF जो है AI तत्परता सूचकांक को जारी करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता जो सूचकांक इसको जारी कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जारी करता है। इसमें जो है कितने सम्मिलित देश है, 174 कंट्री हैं इसमें सम्मिलित, और शीर्ष देश की और शहर की बात करें तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर है, और भारत का स्थान कितना है, तो 72 है, जिसमें स्कोर 0.49 रहा है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये जारी कौन करता है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है जारी करता है। इसमें 146 देश सम्मिलित हैं, और शीर्ष में जो है वियना ऑस्ट्रिया का है शीर्ष में। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, और इसमें जो सम्मिलित देश हैं 120 हैं, और इसमें शीर्ष देश में कौन है, तो स्वीडन जो है इसमें शीर्ष में है, और भारत का स्थान है 63। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जो है जारी करता है इसे। इसमें 146 देश सम्मिलित हैं, और शीर्ष में जो है आइसलैंड है शीर्ष पर, टॉप पर है, और भारत का स्थान 129 है। 2013 में 127 था, ग्लोबल जेंडर गैप में 129 याद रखना है। ये सभी इंडेक्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करें तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक
जारी कौन करता है? तो येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका का जो है येल यूनिवर्सिटी, वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है। इसमें 180 देश शामिल होते हैं और इसमें शीर्ष में रहा एस्टोनिया, और सबसे जो खराब स्थिति में रहा है, सबसे खराब ना 176, 180 में 76, यानी 4 से ऊपर है। तो 176 पे कौन रहा है? तो भारत का स्थान है 176। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। इसमें 163 देश सम्मिलित हैं और शीर्ष पे जो है आइसलैंड है, और भारत का स्थान जो है 116वां है। नेक्स्ट हमारा है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो है जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें 119 सम्मिलित देश हैं और शीर्ष देश शहर जो है अमेरिका है, और भारत का स्थान जो है 39वां है। नेक्स्ट हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2023 जारी करता है स्पोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कहाँ का है? फ्रांस का है, और इसमें सम्मिलित देश 180 हैं और शीर्ष देश की बात करें तो नॉर्वे हैं, और इसमें भारत का स्थान जो है 159 है। नेक्स्ट हमारा है पहला साइबर क्राइम इंडेक्स। तो पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जो है जारी कौन करता है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इसे जारी किया गया। इसमें 97 देश को सम्मिलित किया गया और इसमें शीर्ष में जो था रूस था, और 10वां स्थान जो मिला है भारत को 6.13 के साथ। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है हुरन जारी करता है, और इसमें जो है अमेरिका शीर्ष पर है और भारत का स्थान जो है 3रा है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। नेक्स्ट हमारा है मानव विकास रिपोर्ट इंडेक्स। तो मानव विकास रिपोर्ट में जो है यूएनडीपी जारी करता है, 193 देश सम्मिलित होते हैं और स्विट्जरलैंड जो है इसमें शीर्ष पर रहा है, और भारत का स्थान जो है 134 है, याद रखना है। और इस कितने स्कोर के साथ? तो 0.644 स्कोर के साथ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क, 143 देश सम्मिलित होते हैं। ये शीर्ष देश में कौन है? फिनलैंड है, और भारत का स्थान 126 है। नेक्स्ट हमारा है लैंगिक असमानता सूचकांक। तो लैंगिक असमानता सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है, 193 सम्मिलित हैं और इसमें जो है शीर्ष पर है फिनलैंड, और भारत का स्थान है 108। ठीक है, कितने स्कोर के साथ? तो 0.43 स्कोर के साथ भारत का स्थान है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है जारी कौन करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस का, और इसमें जो है 55 देश सम्मिलित हैं। अमेरिका टॉप पर है और 42वां है स्थान भारत का। नेक्स्ट हमारा है भ्रष्टाचार सूचकांक। तो देखिए भ्रष्टाचार सुधारण सूचकांक जो है जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 180 देश सम्मिलित हैं। डेनमार्क जो है फर्स्ट पे रहा है और 93वां स्थान जो है भारत को मिला है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी होता है। 145 देश सम्मिलित हैं। अमेरिका जो है इस पे शीर्ष पे है और भारत का स्थान कितना है? तो 4था है। नेक्स्ट हमारा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करें तो जारी कौन करता है? जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। इसमें 63 प्लस यूरोपियन संघ जो है इसमें सम्मिलित हैं। डेनमार्क का स्थान जो है इसमें 4था है और भारत का स्थान जो है 7वां है। नेक्स्ट हमारा है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा, यानी कहने का मतलब है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023, इसको जारी करता आईएमडी यानी प्रबंधन विकास संस्थान। 64 देश सम्मिलित हैं। अमेरिका इसमें प्रथम पर है और भारत का स्थान जो है 49 है। वैश्विक पेंशन सूचकांक की अगर बात करें तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट जारी करता है। 47 देश सम्मिलित है। नीदरलैंड इसमें प्रथम रैंक है और भारत का स्थान जो है 45 है। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक भूख सूचकांक। ठीक है, तो वैश्विक भूख सूचकांक जो है वेल्थुंग हिल्फे जो है जर्मन संस्था और 125 देश सम्मिलित है। बेलारूस जो है प्रथम स्थान पर, 111वां जो है देश कौन है? तो भारत है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जो है जारी कौन करता है? क्रिप्टो विश्लेषण फॉर्म चैनलिसिस। इसमें 154 देश सम्मिलित है। भारत का स्थान जो है प्रथम है और पहला स्कोर के साथ है भारत। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में प्रथम स्थान है भारत। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक जो है
नवाचार सूचकांक 2023 की अगर हम बात करें तो बौद्धिक संपदा संगठन विपो जारी करता है, 132 देश सम्मिलित हैं और स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर है और 40वां जो है भारत का है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में जो है इसमें भी स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, 64 देश सम्मिलित हैं और प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD जो है जारी करता है और 56वां स्थान है भारत का। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करें तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में जारी कौन करता है तो कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। 165 देश सम्मिलित है, स्विट्जरलैंड प्रथम रैंक के साथ है, 109वां है, भारत है रैंक के साथ। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, तो इसको जारी कौन करता है तो इंसिड बिजनेस स्कूल जारी करता है। 154 देश सम्मिलित है, स्विट्जरलैंड जो है प्रथम रैंक के साथ है और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो है भारत का स्थान 103 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है चैरिटीज एंड फाउंडेशन। इसमें सम्मिलित देश 142 हैं और इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है और 43 जो है भारत का रैंक मिला है। नेक्स्ट हमारा है विश्व विनेश रिपोर्ट। विनेश रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए विश्व विनेश रिपोर्ट जो है जारी किसने किया है तो विश्व विनेश रिपोर्ट जो है जारी करता है अंकटाड। इसमें 187 देश सम्मिलित है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान जो है 7वां है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक, जारी कौन करता है तो जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक है, स्टार्टअप ब्लिंक जारी करता है इसको और 100 देश सम्मिलित हैं। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं तो 100 देश जो है इसमें सम्मिलित हैं, 100 देश सम्मिलित हैं और अमेरिका का स्थान प्रथम है 21 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है प्रबंधन विकास संस्थान IMD जो है जारी करता है 64 के साथ और डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और 40वां जो है भारत को मिला है रैंक। नेक्स्ट हमारा है सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट की अगर बात करें तो सतत विकास समाधान नेटवर्क 166 रैंक के साथ 166 देश सम्मिलित हैं, फिनलैंड प्रथम रैंक है और 112 देश इसमें सम्मिलित 112 जो रैंक है भारत का है और 2022 में था 121 SDG गोल में। नेक्स्ट हमारा है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो चांडलर इंस्टीट्यूट जो इसे जारी करता है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, जिसमें 104 देश सम्मिलित है, जिसमें सिंगापुर का स्थान पहला मिला है और भारत का स्थान जो है इसमें 57 है और 2022 में 52 था। नेक्स्ट हमारा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स जो है जारी करता है विश्व बैंक, इसमें 139 देश सम्मिलित होते हैं, सिंगापुर प्रथम है और 38वां जो है भारत का स्थान है, 2018 में ये 44 था। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक दक्षता सूचकांक। तो वैश्विक दक्षता सूचकांक जो है जारी कौन करता है तो मानवाधिकार समूह वाकर फ्री, 160 देश सम्मिलित हैं, उत्तर कोरिया प्रथम रैंक के साथ, 6ठा भारत है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है, 184 देश सम्मिलित है, सिंगापुर प्रथम रैंक के साथ और भारत का स्थान जो है 131 है और 2022 में कितना था तो 131 था, 2022 में वर्तमान में भी 131 है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जो है किसने जारी किया, स्विस फर्म IQ एयर ने जारी किया, 131 देश सम्मिलित हैं, 4 इसमें प्रथम पे है और भारत का स्थान जो है 8वां है, 2022 में कितना था तो 5वां था। तो हमने सभी जो है इंडेक्स को हमने देखा। अब जो हम देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, तो जो भी आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न है उन सभी को जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं 2023-24 को। तो हम लोग जो है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो प्रश्न है उन सभी को जो हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है, वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 पेश किया। तो जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और लगातार 7वीं बार जो है इन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है, तो बजट से संबंधित जो हम लोग अगली पढ़ेंगे टॉपिक में उसको हम देखेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। यह मुख्य आर्थिक सर्वेक्षण सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण था। तो किसके नेतृत्व में ये जो है किया गया
मुख्य आर्थिक सलाहकार जो वर्तमान में है कौन है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन। ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो जो है अनंत नागेश्वरन है। अब आर्थिक समीक्षा के जो है हम लोग देखते हैं कि 2023-24 में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2023-24 की 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक रही। तो यानी वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी है कितना बढ़ी है, तो 8.2% बढ़ी, जो वित्त वर्ष 23-24 की 4 में से 3 तिमाहियां में 8% से अधिक रही है। 4 में से जो 3 तिमाही है उसमें से जो है 8% अधिक रही है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत की जीडीपी 6.5% से 7% के बीच रहने की उम्मीद है। यानी वित्त वर्ष 2024 से 25 के बीच में जो भारत की जीडीपी है कितना रहने का अनुमान है, तो 6.5 से 7% के बीच जो है रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 23-24 में जीवीए में 7.2% की वृद्धि हुई है, और यही 2011-12 की कीमतों पर और स्थिति कीमतों पर अगर बात करें तो शुद्ध करों में 19.1% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष अगर हम 23-24 में खुदरा मुद्रास्फीति को लेकर बात करें तो 6.7 से घटाकर जो है 5.4 हो गई है। तो यानी वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति जो है कितना से घटकर कितना हो गया है, तो मुद्रास्फीति जो है खुदरा मुद्रास्फीति 6.7 से घटकर 5.4 हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 की अगर बात करें तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई है। तो याद रखना है कि वित्त वर्ष 23-24 में जो है सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से कितने की वृद्धि हुई है, तो 9% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीएडी सकल घरेलू उत्पाद जो है कितना रहा है, तो 7% रहा है, 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 23-24 में सकल घरेलू उत्पाद के 2% घाटे से बेहतर हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी, तो हिस्सेदारी जो है 1% थी। तो वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो 1.8 थी। बेरोजगारी दर की बात करें तो बेरोजगारी जो दर है 2022-23 में घटकर 3.2 रह गई है। तो बेरोजगारी दर 2022-23 में घटकर कितना रह गया है, 3.2 रह गई है। युवा बेरोजगारी वर्ष की अगर बात करें तो 2017 से 18 के 17.8 से घटकर 2022-23 में 10% जो है हो गई है। नेक्स्ट हमारा कि वर्तमान में महिला श्रम बाल भागीदारी जो है कितना परसेंट है, तो 37% है। वर्तमान में महिला श्रम बाल भागीदारी 37% है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कृषि क्षेत्रों ने पिछले 5 वर्षों में स्थिर कीमतों पर 4.18% की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है दर्ज की है। वित्त वर्ष 2015-16 में 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाइयों के अंतर्गत शामिल किया गया है और 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जो है जारी किए गए हैं। भारत का जो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का जो है कितना अनुमानित है, तो 3.7% जो है अनुमानित है। वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू उत्पादक बढ़ाकर जो है 8.22 लाख करोड़ रुपया हो गया है, जबकि निर्यात बढ़कर जो है 1.9 लाख करोड़ रुपया हो गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वित्त वर्ष 23-24 में सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 55% हिस्सेदारी थी और इस वर्ष के दौरान जो है इसमें 7.6% की वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी जो है वर्ष 2023 में बढ़कर कितना हो गया है, तो 6% हो गया है। ये सभी जो है प्रमुख पॉइंट है। और वित्त वर्ष 24 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या जो है कितना वृद्धि हुआ है, तो 55% की हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। हमारा नेक्स्ट है कि भारत में टेक्नोलॉजी संबंधी स्टार्टअप वर्ष 2014 में लगभग 2000 थे, जो बढ़कर 2023 में कितने हो गए हैं, तो 31,000 हो गए हैं स्टार्टअप बढ़कर। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में प्रतिदिन करीब 34 किलोमीटर हो गई है, यानी राष्ट्रमार्ग के निर्माण में भी बढ़ा है। यानी कहा जाता है कि प्रत्येक दिन जो है 34 किलोमीटर जो है सड़क बन रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने की वृद्धि हुई है? तो 77% की वृद्धि हुई है। तो पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर जो पूंजीगत व्यय में 77% की जो है वृद्धि की गई है। भारत में 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं, जिसमें से 18 संचार, 9 नेविगेशन, 5 वैज्ञानिक और 3 मौसम विज्ञान और 20 पृथ्वी अवलंकन उपग्रह जो है शामिल हैं। तो भारत में कितने सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं? तो 55 है, जिसमें से 18 संचार हैं, 9 नेविगेशन है, 5 वैज्ञानिक हैं और 3 मौसम विज्ञान संबंधी और 20 जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर 26.28 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और 674 करोड़ से ज़्यादा जारी किए गए दस्तावेज हैं। यानी डिजी लॉकर जो प्लेटफॉर्म है उस पर कितने पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं? तो 26.28 करोड़ से ज़्यादा जो है पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और 674 करोड़ से ज़्यादा जारी किए गए जो है इस पर दस्तावेज हैं डिजी लॉकर पे। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि वित्त वर्ष 24 में 21 हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारतें चालू की गई। यानी जो 21 हवाई अड्डों पे जो है नए टर्मिनल इमारतें यानी बिल्डिंग चालू की गई है, बनाने की प्रक्रिया चालू की गई है। भारत के ई वाणिज्य उद्योग का वित्त वर्ष जो है 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है। यानी भारत का जो ई वाणिज्यिक उद्योग है वो 2030 तक कितना? तो 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाने की जो है उम्मीद है। 2015-16 और 2023-24 तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत जो है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार जो है बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्त्र निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा और शीर्ष 5 निर्यातक में से एक बन गया है। और हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आयुष्मान भारत के तहत 34.7 करोड़ कार्ड जारी किए गए, जो 7.37 करोड़ अस्पताल प्रवेश को कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्च 2024 में इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2% हो गया है। तो मार्च 2024 में इंटरनेट घनत्व बढ़कर कितना हो गया? 68.2% हो गया है। भारत विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आयात हेतु चीन पर बहुत अधिक जो है निर्भर रहता है। वर्ष 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 7.85 मिलियन नौकरियां जो है प्रदान की जाएंगी। तो वर्ष 2030 तक जो है गैर कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग कितना? 7.85 मिलियन जो है नौकरियां प्रदान की जाएंगी। विंध्याचली पहल के तहत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से 1.44 करोड़ छात्रों के लिए जो है शैक्षिक अनुभव को बढ़ावा दिया जाएगा। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौम उच्च गुणवत्ता वाला जो है प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अनुसंधान और विकास प्रगति के तहत वित्त वर्ष 2024 में लगभग 1 लाख पेटेंट प्रदान किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह संख्या जो था 25,000 से भी कम था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पीएम आवास ग्रामीण के तहत 2.63 करोड़ घरों का निर्माण किया गया और 2014-15 से ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़कें जो है पूरी की गई थी। मई 2024 तक 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित किया गया है और जिसमें 10.8 लाख करोड़ का उत्पादन विक्रय और 8.5 लाख से अधिक नौकरियां जो है सृजन हुआ है। ये सभी जो है आंकड़े हमने देखे। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है केंद्रीय बजट, ठीक है। तो आज का लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं? केंद्रीय बजट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केंद्रीय बजट जो है एडिटोरिया की करंट अफेयर में आपको बता दिया गया है, इसमें भी हम लोग जो है केंद्रीय बजट को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में, ठीक है। तो हमारे देश में जो है बजट शब्द का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। बजट की जगह क्या किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है हम उपयोग करते हैं संविधान में, ठीक है, जिसका मतलब होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा जो है बजट शब्द का संविधान में यूज नहीं इस्तेमाल होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बजट होता क्या है? तो व्यय, कर, लेन देन, ये सभी जो योजनाएं से संबंधित है वो सभी जो है लेखा जोखा होता है बजट। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है सरकार को हर साल देना रहता है। तो हम बात करते हैं वित्त मंत्री की। तो वित्त मंत्री जो भारत की हैं, माफ़ कीजिएगा,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट 2024-25 जो है पेश किया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब पेश किया? तो 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण पहली महिला है जो लगातार 7वीं बार जो है बजट पेश किए हैं। ठीक है, लगातार 7वीं बार, सबसे अधिक बार जो है निर्मला सीतारमण में पेश किए हैं लगातार। अगर हम सबसे अधिक बार की बात करें तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन हैं? मोरारजी देसाई है। कुल जो है 10 बार वो उन्होंने बजट पेश किया। तो मोरारजी देसाई ने जो है कुल 10 बार बजट पेश किया। और लगातार की अगर बात करें तो मोरारजी देसाई जो थे वो 6 बार बजट पेश किए थे। तो इनका जो है रिकॉर्ड किसने तोड़ा? निर्मला सीतारमण ने। और सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने जो है सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश किया है। इन्होंने जो मोरारजी देसाई थे 1962 से लेकर 1969 तक ये जो है रहे हैं वित्त मंत्री के रूप में। और इन्होंने सर्वाधिक बजट जो है पेश किए हैं मोरारजी देसाई ने। इनका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा क्योंकि अभी जो है लगातार यही रहने वाले हैं। और कुछ और पूछेगा कि मोरारजी देसाई के बाद जो है दूसरे नंबर पे कौन है सर्वाधिक बजट पेश करने वाले हैं? तो पी चिदम्बरम 9 बार बजट पेश किए हैं। और प्रणब मुखर्जी लगातार नहीं, प्रणब मुखर्जी 8 बार बजट पेश किए हैं। और लगातार सबसे अधिक बार जो बजट पेश किए हैं निर्मला सीतारमण। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो बजट जब पेश होता है तो बजट पेश होने से पहले क्या होता है कि 2 बिल पेश किया जाता है। कौन कौन सा बिल है? एक वित्त विधेयक होता है जो फाइनेंशियल बिल जिसे हम कहते हैं, और एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल जिसे हम विनियोग विधेयक कहते हैं। जो फाइनेंशियल बिल होता है, वित्त विधेयक क्या होता है? तो जिसमें सरकार का जो है लेखा जोखा होता है वित्त विधेयक में। और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन बिल, इसमें जो होता है सरकार खर्च का जो है हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो दोनों जो है सहमति मिलने के बाद जो है वार्षिक वित्तीय जो है बजट जो होता है उसको बाद में पेश किया जाता है। इन सभी को लेखा जोखा करने के बाद सभी पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है बजट को पेश किया जाता है। तो पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि निर्मला सीतारमण जो है 7वीं बार लगातार 23 जुलाई 2024 को जो है इन्होंने बजट पेश किया। सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारी, मध्यम वर्ग, महिला और किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया। तो इस बजट में जो है 4 जातियाँ कवर किया गया है। कौन कौन जाति हैं? एक तो बेरोजगारों का जिक्र किया गया है, मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास, और महिला, और इसमें किसान को मूल रूप से जो है ध्यान दिया गया है। और इसमें कितने प्राथमिकताएँ हैं तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है 9 प्राथमिकताएँ हैं। कितने प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया है? 9 प्राथमिकताओं का जो है ऐलान किया गया है इस बजट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। कुल 41.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछले वर्ष से कितना अधिक है? तो 3.18 लाख करोड़ जो अधिक है। तो पिछले बार से जो है अधिक कितना है? तो 3.18 लाख करोड़ रुपए अधिक है। और कुल बजट कितना का पेश किया गया है? तो 41.28 लाख करोड़ का जो है बजट पेश किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का विकास जो दर रहा है वो कितना रहा है? तो याद रखना है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का जो विकास दर रहा है 8.2% रहा है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट में बिहार को करीब 59,000 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराने की घोषणा की गई। तो इस बजट में जो है सबसे अधिक किसे? बिहार राज्य को 59,000 करोड़ रुपया और आंध्र प्रदेश राज्य को जो है 15,000 करोड़ रुपया जो है मदद मुहैया कराने की घोषणा की गई। यानी 2 स्टेट को जो है हाईलाइट किया गया है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को, क्योंकि इसमें जो एनडीए की सरकार बनी थी इसमें जो है बीजेपी की सरकार बनाने में बिहार और आंध्र प्रदेश की अहम भूमिका है। इसलिए जो है खास करके बिहार और आंध्र प्रदेश पर जो है ध्यान दिया गया है। बजट में 5 राज्य जैसे कौन कौन है? 5 राज्य, उन सभी को देखते हैं। तो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इसके विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई थी। एक जो है पूर्वोदय योजना की भी घोषणा की गई। और पूर्वोदय योजना में आपसे पूछेगा कि बजट के जो पास हुआ तो उसमें पूर्वोदय योजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो याद रखना है कि एक तो बिहार है,
बिहार से सटा झारखंड है, बिहार से सटा पश्चिम बंगाल है, फिर उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो इन सभी राज्यों हैं को 5 राज्यों को पूर्वोदय योजना के तहत जो है घोषणा की गई। पूर्वी राज्य है ये सभी, ठीक है। यूपी इसमें शामिल है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका आपसे पूछ सकता है कि आखिर थीम क्या है, बजट का जो था इस बार थीम क्या था। तो याद रखना है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप, ये इस साल के बजट का थीम था, विकसित भारत के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। बजट से संबंधित आप एडिटोरिया का भी करंट अफेयर देख सकते हैं, उसे जो है अपलोड कर दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग बजट 2024-25, ठीक है। तो बजट 2024-25 को 4 वर्गों यानी 4 जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वो कौन कौन जातियां हैं? एक तो गरीब हैं, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। इन 4 जातियों पर जो है विशेष करके फोकस किया गया है। बजट 2024-25 में जो है 9 प्राथमिकता को जो है जिक्र किया गया है। बजट 2024-25 में कितने प्राथमिकताओं को जो है जिक्र किया गया है? तो विकसित भारत का 9 प्राथमिकताओं का जो है फोकस किया गया है। कौन कौन सी प्राथमिकता है, उन सभी प्राथमिकताओं को हम देखते हैं। तो पहला है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन लाना, दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण करना, और तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, चौथा है विनिर्माण और सेवाएं, और पांचवा है शहरी विकास, छठा है ऊर्जा सुरक्षा, और सातवां है आधारभूत संरचना, और आठवां है नवाचार अनुसंधान एवं विकास, और नौवां है हमारा अगली पीढ़ी के सुधार। तो कितने प्राथमिकता हैं? 9 प्राथमिकताएं हैं। 9 प्राथमिकता आपको याद रखना है। पहला है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार अनुसंधान और विकास, और नौवां है हमारा अगली पीढ़ी के सुधार से संबंधित। तो 9 जो है प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया है। अब जो हम लोग देखते हैं बजट 2024-25 के अनुमान, ठीक है, क्या अनुमान रहा, क्या हुआ। तो देखिए इसमें जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए राजस्व प्राप्तियां 2022-23 में कितने थी और अनुमान कितना था, ठीक है। तो देखते हैं, बताते हैं आपको। राजस्व प्राप्तियां जो था 2023-24 में अनुमान था, वास्तविक में जो 2022-23 में कितना प्राप्ति हुआ है राजस्व, तो 23,83,206 प्राप्त हुए, जिसमें से अनुमान था 26,32,281 2023-24 के लिए। और 2023-24 में जो है संशोधित अनुमान कितना रहा, तो 26,99,713, और 2024-25 में बजट अनुमान कितना रहा, तो 31,29,200। तो इसको जो है आप देख लीजिएगा टोटल कितना हमारा है, ठीक है। 2023-24 में कितना रहा, और 2023-23 के संशोधित अनुमान कितना है, और 2024-25 का बजट अनुमान कितना रहा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करके चलते हैं आगे। तो आप सबके जो है ख्याल मन में आता होगा कि आखिर जो है रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से है, ठीक है। तो इस बार जो है बजट में हमने देखा कि 48 लाख करोड़ रुपया जो है कुल बजट था, ठीक है। तो सबसे पहले पैसा कहाँ से आया था, तो देखिए उधार से पैसा जैसे 27% आया, 27 पैसा लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि 27% उधार से पैसा आया। निगम कर से जो है 17 पैसा आया, यानी कॉर्पोरेट टैक्स से आया। आय कर से जो है 19 पैसे आए, यानी 19% आए, और सीमा शुल्क से 4 पैसे आए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% आए, जीएसटी से जो 18% पैसे आए, कर भिन्न प्राप्तियाँ यानी भिन्न कर जो है टैक्स उससे जो है 9% आए, और ऋण भिन्न पूंजी जो है प्राप्तियाँ 1 पैसे प्राप्त हुए। तो इन पैसों को जो है कहाँ भेजा गया, तो देखिए पैसे कहाँ गए, तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो जो योजनाएं चलती हैं हमारे देश में, तो उन पे जो है 8% पैसा खर्चा किया गया टोटल का। फिर केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं पर जो है वो 16% जो है पैसा खर्चा किया गया, यानी जो भी केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं थे उन पे जो है 16% पैसा खर्चा किया गया। और जो हम लोग हैं 27% जो हमने कर्ज लिया, सरकार ने कर्ज लिया, तो उस पर जो है कुछ ब्याज भी देना पड़ता है, तो 19% जो है उस पर ब्याज चला जाता है ब्याज देने में ही। तो टोटल का कितना 19% जो है ब्याज देने में चला जाता है। रक्षा पर जो है 8% खर्च हुए, आर्थिक सहायता पर 6% खर्च हुए, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 9% खर्च हुए, ठीक है। और राज्यों का हिस्सा जो है 21% खर्चा हुआ, राज्यों का हिस्सा जो है मिला 21% मिला है सभी राज्यों को, ठीक है, यानी 21% में राज्यों को बांटा गया। और पेंशन पे जो है 4% खर्चा हो जाता है टोटल का, और अन्य व्यय जो है 9% पे अन्य खर्चा होता है। तो हमने रुपये कहाँ से आता है, रुपये जाते कहाँ हैं हमने अभी देखा।
अब देख लेते हैं विभिन्न मदों के लिए व्यय जो करोड़ रुपये में सभी हैं। विभिन्न मदों के लिए व्यय तो कुल कितना पैसा था 48,20,512 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। जिसमें से ब्याज पर हमने देखा, परिवहन पर हमने देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है। ब्याज पे, परिवहन पे, रक्षा पे, सब्सिडी पे, राज्यों में अंतरण पे, ग्रामीण विकास पे, पेंशन पे, कर प्रशासन पे, कृषि और संबंध कार्यालय पे, गृह पे, ठीक है, शिक्षा पे, आईटी और दूरसंचार पे, फिर इधर है दिया हुआ है स्वास्थ्य पे, वित्त पे, शहरी विकास पे, ऊर्जा पे, संघ राज्य क्षेत्र पे, सामाजिक कल्याण पे, वाणिज्यिक और उद्योग पे, वैज्ञानिक विभाग पे, विदेश मामले पे, योजना एवं संख्यिकी पे, पूर्वोत्तर का विकास पे और अन्य पे जो है इतना खर्चा हुआ है। तो हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट है विभिन्न मदों के लिए जो हम इम्पोर्टेंट हैं वो सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया गया था, सबसे ज़्यादा तो ब्याज पे चला जाता है 11,62,940 करोड़। फिर उसके बाद परिवहन पे 5,44,128 करोड़ जाता है। रक्षा पर जो है खर्चा सबसे अधिक 4,54,773 करोड़ खर्चा हो जाता है। इसी प्रकार जो है ये स्लैब है जो है कहाँ कहाँ खर्चा होता है हमने देखा। तो देखिए जैसे स्वास्थ्य पर कितना खर्चा किया गया है 89,287 करोड़। शिक्षा पर कितना खर्चा किया गया है 1,25,638 करोड़। कितना कम खर्चा जो शिक्षा पे किया गया है, जो शिक्षा पे जो सबसे अधिक खर्चा करना चाहिए था, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। अब जो हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी योजना के लिए जो है धन आवंटन किए गए। हमने बताया ना कि योजना पे भी जो है धन आवंटन किया जाता है, जो पैसे जाते कहाँ हैं। तो देखिए मनरेगा पर जो है 86,000 करोड़ रुपये आवंटन किया गया। सौर ऊर्जा यानी ग्रिड पे जो है 10,000 करोड़ को बांटा गया। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पे 1,200 करोड़ को आवंटन किया गया। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण पे 6,903 करोड़ बांटा गया। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं पर 2,228 करोड़ बांटा गया। औषध उद्योग के लिए जो है PLI 2,143 करोड़ बांटा गया। प्रत्यक्ष लाभ और अंतरण LPG पे 1,500 करोड़ रुपया बांटा गया और IDA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन पे 3,849 करोड़ रुपया बांटा गया। घाटे की प्रवृत्तियां यानी GDP का प्रतिशत हम लोग देखने वाले हैं, यानी घाटे की प्रवृत्तियां क्या रही बजट में। तो हम सबसे पहले देखते हैं GDP की प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा कितना रहा, ठीक है, 16.13 लाख करोड़, ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना रहा, राजस्व घाटा कितना रहा, राजकोषीय घाटा 16.13 लाख करोड़, जो GDP का कितना है 4.9% है। राजस्व घाटा कितना है तो 5.80 लाख करोड़, जो GDP का कितना है 1.8% है। और प्राथमिक घाटा कितना है तो 4.50 लाख करोड़, जो GDP का 1.4% है। और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है तो 1.89 लाख करोड़, जो GDP का 0.6% है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन आंकड़ों को याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि इससे एग्ज़ाम पूछे जाएंगे, ठीक है। आप इसे इग्नोर करके चलेंगे और एग्ज़ाम में जिसे याद रहेगा वो स्कोर कर पाएगा। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आपका स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए राजकोषीय जो घाटा रहा है इस बार बजट में 16.13 लाख करोड़, GDP का जो 4.9% है। इससे जो है 4 को है ना, इससे 4 में से कोई एक प्रश्न आ ही जाएगा, खास करके BPSC में। तो राजकोषीय जो घाटा है 16.13 लाख करोड़, GDP का 4.9% रहा। राजस्व जो घाटा रहा वो 5.80 लाख करोड़ रहा, जो GDP का 1.8% इस बार रहा। और प्राथमिक घाटा की अगर हम बात करें तो 4.5 लाख करोड़ हुआ, जो GDP का 1.4% रहा। और प्रभावी राजस्व घाटा जो रहा 1.89 लाख करोड़, जो GDP का 0.6% रहा। अब बजट जो है 2024-25 के देखते हैं परीक्षोपयोगी तथ्य क्या क्या जो है कुछ तथ्य होंगे। तो देखिए कुछ तथ्यों को हम देखते हैं, जैसे क्या है, पहला है कि 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस बार बजट में जो है कितने जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो 10,000, कितने 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट जो है केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
कि ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी को 15,000 रुपये तक का एक माह का वेतन 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। यानी जो ईपीएफओ में पंजीकृत है उसे पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को कितना 15,000 रुपये तक का एक माह का जो है वेतन 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा यानी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। यानी 5 साल में जो है 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का है योजना में प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को हब में उन्नत किया जाएगा। यानी 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को हब में उन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप को मौका मिलेगा। यानी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि घरेलू संस्था में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर जो है 3% की छूट दी जाएगी। यानी जो घरेलू संस्था में उच्च शिक्षा करना चाहते हैं उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 3% की जो है छूट दी जाएगी, आप कर्ज लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत योजना अभियान के तहत 63,000 गाँवों को कवर करते हुए जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक में सुधार लाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं जो है स्थापित की जाएगी। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं जो है स्थापित की जाएगी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुद्रा ऋण जो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्गीय परिवारों को जो है समस्या का हल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त जो है घर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का जो है फैसला किया गया है। यानी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको 5 साल के लिए जो है बढ़ाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है कि एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की मदद से एनटीपीसी और बीएचएल के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा 800 मेगावाट का व्यावसायिक थर्मल प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक जो है बिजली मुफ्त मिलेगी। यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक जो है बिजली मुफ्त मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बुनियादी ढांचे के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बुनियादी ढांचे के लिए कितने पैसे 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का जो है रुपया ब्याज मुक्त कर्ज जो है आवंटित किया, यानी राज्यों को जो है 1.5 लाख करोड़ रुपया तक जो है ब्याज मुक्त कर्ज जो है आवंटित किया जाएगा। अब हम देखते हैं नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना। ठीक है, जो न्यू टैक्स स्लैब क्या है, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 0 से 3 लाख रुपए तक अगर अकाउंट में है तो 0% टैक्स लगेगा। अगर यदि 3 से 7 लाख रुपए तक है तो 5% का जो है टैक्स लगने वाला है। 7 से 10 लाख रुपए है तो 10% का टैक्स लगेगा और 10 से 12 लाख रुपए तक जो है 15% का टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% का टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर अधिक होने पर 30% का जो है टैक्स लगेगा। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो देखिए अंतरिक्ष क्षेत्र में शोध के लिए 1000 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। जो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है शोध करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है कितना 1000 करोड़ रुपए को जो है आवंटित किया गया है। कर प्रस्ताव क्या है, तो देखिए कर प्रस्ताव वेतन भोगी के लिए नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख तक आय कर मुक्त होगी और मानक कटौती बढ़ाकर जो है 75,000 रुपये किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। यानी पेंशन भोगी के लिए जो है पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये जो है कर दी गई है।
सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन लाभ पर 12.5% की जो है दर लागू होगी। यानी सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन लाभ पर 12.5% की कर दर जो है लागू होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ पर 20% का जो है कर लगेगा, यानी 20% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपील में लंबित आयकर विवाद के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना जो है शुरू किया गया है। यानी अपील में लंबित आयकर विवाद के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर घटाकर जो है 35% कर दिए गए हैं। यानी जो भी विदेशी कंपनी है उस पर जो कॉरपोरेट टैक्स लगता है उसको घटाकर जो है 35% कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया, जो पहले 15% था, और प्लेटिनम पर जो है सीमा शुल्क 6.4% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है कि शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की जो है घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेलवे के विकास के लिए जो है 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी जो रेलवे के विकास के लिए 2,62,200 रुपए जो है आवंटित किए गए इस बार बजट में। नेक्स्ट हमारा है कि रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। यानी रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक जो है कितना 6.22 लाख करोड़ का बजट जो है आवंटित किया गया, और जो कुल बजट का जो है 12.9% है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। यानी शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है पर्यटन क्षेत्र के लिए जो है 2,479 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया गया है। यानी जो पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए जो है कितना 2,479 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया गया है इस बार। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7300 करोड़ जो है आवंटित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि के लिए जो है कितना आवंटित किया गया है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए जो है 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। यानी जो महिला हैं, लड़की हैं, उनसे जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। अब इस बार के जो बजट जो है बिहार के लिए जो है भंडारा खुला था, और आंध्र प्रदेश के लिए, तो देखिए बिहार के लिए जो है क्या क्या सौगात है 2024 के बजट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बीपीएससी में प्रश्न जो है बनेंगे। तो क्या है देखिए, बिहार 2024-25 में बिहार के लिए प्रत्यक्ष तौर पर करीब 59,000 करोड़ का जो है इस बार बजट है बिहार के लिए, याद रखना है। तो देखिए क्या है कि बजट 2024-25 में बिहार के लिए प्रत्यक्ष तौर पर करीब कितना का बजट है, तो 59,000 करोड़ रुपए की परियोजना का जो है ऐलान किया गया है। कितने परियोजना का, कितने करोड़, 59,000 करोड़ रुपए की परियोजना का जो है ऐलान किया गया है बिहार के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पटना, पूर्णिया, भागलपुर, बक्सर, बोधगया और दरभंगा तक एक्सप्रेसवे, यानी पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे और बोधगया दरभंगा तक एक्सप्रेसवे के लिए जो है इस बार बजट में जिक्र किया गया है। बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए जो है 26,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी बिहार की जो सड़क परियोजना है उसके लिए कितने 26,000 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे, और सभी पुल ऐसे ही ढह जाएंगे और सभी सड़क ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 21,400 करोड़ से परमपौती में विद्युत परियोजनाएं शुरू होगी। 21,400 करोड़ से पीरपैंती यानी भागलपुर में विद्युत परियोजनाएं शुरू होगी। तो बताना है कि कहाँ पे जो है विद्युत परियोजनाएं शुरू होगी इस बार बजट में, तो पीरपैंती जो भागलपुर है वहाँ पे 21,400 से जो है विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोसी जो मेची लिंक है उसको परियोजना को मंजूरी दी गई है। यानी कोसी मेची लिंक की जो परियोजना को जो है मंजूरी इस बार बजट में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बाढ़ से नुकसान के अध्ययन और रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है बिहार को। यानी बाढ़ से नुकसान और अध्ययन और रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। मतलब ये जो 11,500 करोड़ रुपया है ये भी जो है बाढ़ आएगा, बिहार में आया हुआ भी है पहाड़ी, और इसी में जो है पैसा बर्बाद हो जाएगा, कभी निदान होने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट है पॉइंट
कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। यानी जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना, उसी तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का जो है विकास किया जाने का निर्णय लिया गया इस बार बजट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि राजगीर के हिंदू, जैन और बौद्ध तीर्थ स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा, इस बार बजट में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट कि बिहार में 10 नए एयरपोर्ट का जो है निर्माण किया जाएगा। यानी इस बार बजट में जो है बिहार में 10 नए एयरपोर्ट का जो है निर्माण किया जाएगा, जिक्र किया गया है। तो यानी अच्छा खासा जो है इस बार बजट में बिहार के लिए मिला है। अब देखते हैं क्या होता है। बिहार को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज मिल सकेंगे और इस बार बजट में 2 मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया गया है कि 2 जो है मेडिकल कॉलेज भी मिल सकेंगे। हमने जो है आज कंप्लीट किया केंद्रीय बजट 2024-25 तक। यानी हमारा जो है 20 टॉपिक क्लियर हो गया है और साथ में एडिटोरियल का भी करेंट अफेयर चल रहा है, जो इनफ है बीपीएससी के लिए और या बिहार एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सब के लिए। लेकिन बीपीएससी जो है एग्ज़ाम होने वाला है तो इसके लिए जो है इनफ हो जाएगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं, हम जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा आप इतना भी मेहनत कर सकें कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आता है तो, और मतलब रिएक्ट ज़रूर करें, अगर पसंद आए तो लाइक और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। और जो अगर त्रुटि हो, जो कमी हो तो उसको सुधारने के लिए जो है हम कमेंट में ओपन है, कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं कि क्या जो है हमें सुधार करने की आवश्यकता है। और जो भी राय हो आप राय मशवरा दे सकते हैं। तो जय हिंद, अगले हम क्लास में मिलेंगे।